Hello everyone. Hello. चलो भी क्लास शुरू करें। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? वेव्स। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो वेव्स को फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टडी करेंगे। आज हमें 1 घंटे में वेव्स कंप्लीट करनी है, राइट? क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा बहुत कम है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कार्तिक। और इसमें आज जब मैं पढ़ाऊंगी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें तुम्हारा पुराना टॉपिक का यूज होगा। अगर तुमने वो फॉर्मूलेज नहीं बताए तो फिर से डांट के लिए रेडी रहना, अगर नहीं बताओगी तो। चलो, तो वेव से शुरू करते हैं। अपना बढ़िया सा टॉपिक है, आसान सा। ठीक है, वेव्स। तो वेव्स क्या होती हैं? अच्छा, जब वेव्स में एक तो वो कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। वेव क्या है कि कोई भी एक चीज, जैसे तुम बोलते हो कि वाटर वेव हो गई, वाटर वेव भी ट्रेवल करती हैं, है ना? वाटर वेव्स ट्रेवल करेंगी। तो वेव्स में जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में तुम एक तरफ से ऐसे हैंड से करोगे तो उसमें भी वेव्स ट्रेवल करती हैं। तो जब भी कोई भी वेव ट्रेवल करती है, है ना? तो इस पे क्या करेंगी, एक सारी वेव, जैसे मान लो कोई भी तुमने एक इस पे हल्का सा झटका दिया तो तुम्हारी जो वेव्स क्रिएट होंगी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि हमारी जब भी वेव ट्रेवल करती है तो कौन सी चीज ट्रेवल करती है? क्या करेगी ट्रेवल? एनर्जी या पार्टिकल? तो सिर्फ और सिर्फ जब वेव ट्रेवल करती है तो क्या ट्रेवल करके जाएगी एक जगह से दूसरी जगह? एनर्जी। तो हमेशा वेव्स में एनर्जी का पास ऑन होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एक जगह से जब पास ऑन होगा दूसरी जगह तो वेव्स का होगा, सिर्फ एनर्जी का पास ऑन होगा, कोई भी पार्टिकल जो है ट्रेवल नहीं करेगा। तो क्या लिख रहा है? इट इज अ डिस्टर्बेंस कैरिंग एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करेगी, कोई भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं करेगा। अब देखो वेव्स कितने तरीके की होती हैं। वेव्स बताओ, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है बच्चों? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एग्जांपल साउंड वेव्स, है ना? साउंड वेव्स के अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, चलो अभी तो ये तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू, टेक्निकली चला जाएगा। अब यहाँ से मेरे को बताओ कि मैं, जैसे मान लो तुम लोग, जैसे तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें नाम लेके बुलाती है तो उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक किसके थ्रू पहुंचती है? हम्म। मीडियम। हाँ, कौन से मीडियम की? लाइट। एक बार बताओ, साउंड जो है वो किस किस मीडियम में ट्रेवल कर सकती है? हवा में ट्रेवल कर सकती है साउंड। यस मैम। हाँ, पानी में। यस मैम। हाँ। तो साउंड क्या है, जब जब इसको मीडियम मिलेगा साउंड ट्रेवल कर लेगी। तो हवा, पानी, कोई भी मीडियम हो, बस मीडियम चाहिए, तो कोई भी मीडियम रहेगा तो साउंड जो है ट्रेवल करेगी। तो एग्जाम्पल हो गया मैकेनिकल वेव का। तो साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर वैक्यूम है और वैक्यूम में तुम चिल्लाए जा रहे हो तो तुम्हारी आवाज किसी को भी नहीं सुनेगी, तो यस इसलिए मैम। साउंड को चाहिए मीडियम। अब होती है नॉन मैकेनिकल वेव, जैसे कि लाइट। लाइट जो है सन से अर्थ तक पहुंच जाती है, जबकि स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो वो किसके थ्रू पहुंच जाती है? नॉन मैकेनिकल वेव। तो उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो अपने आप ही ट्रेवल कर लेती हैं बिना किसी मीडियम के। तो लाइट जो है वैक्यूम होगा, वहां पर भी तुम्हें रोशनी देखने को मिल जाएगी। तो ये है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के थोड़े से एग्जांपल। जैसे मैकेनिकल वेव्स कौन सी? साउंड वेव हो गई, वाटर वेव्स हो गई, और सितारों पर जो बनने वाली वेव्स होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब देखो नॉन मैकेनिकल वेव वही तुम्हारी ईएम वेव्स। जैसे लाइट है, लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो उसका एग्जांपल हो गया। अब इनमें यस भी दो मैम। तरीके की वेव होती है, एक होती है ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, है ना?
एक होगी ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव का काम क्या रहता है, देखो जब भी वेव ट्रेवल करती है, जैसे यहाँ पे ग्राफ में बना हुआ है कि वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल करती है तो वेव क्या है, एनर्जी। अब मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो वहां से जब एनर्जी क्रॉस करेगी तो वो पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन पर एसएचएम करना शुरू कर देगा। भाई अभी हमने देखा था वेव्स में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, बस वेव जो है, डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। पर पार्टिकल्स का क्या काम होता है कि भाई मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है और वहां से कोई वेव निकल के गई है, तो एनर्जी तो आई उस पार्टिकल के पास, वो पार्टिकल उसकी वजह से क्या करना स्टार्ट कर देता है, एसएचएम। तो पार्टिकल एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा कहाँ पर, अपनी ही पोजीशन पे। तो अपनी पोजीशन पे पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम करेगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है कि मान लो मेरी वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अब एक्स की डायरेक्शन में पैरेलल परपेंडिकुलर क्या होगा, बाई। तो भाई वेव अगर एक्स डायरेक्शन में गई तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, वाइब्रेट। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ का पार्टिकल है, मैक्सिमम पहले यहाँ चला गया, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन से यहाँ आ जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। तो बट कैसे वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलरली। तो ये वाइब्रेशन जो होगा ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा, जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो दीज आर द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो ये होगा ट्रांसवर्स वेव में। अब देखो वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमने अभी वेव्स की इक्वेशन लिखनी सीखी थी। तो वेव की इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। WT। हाँ, तो इसमें देखो x क्या है, x क्या है, वेव ट्रेवल, ये दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में जो है वेव ट्रेवल कर रही है। x अगर x है तो मतलब जो वेव है वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, x दिखाएगा डायरेक्शन वेव की, किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, x डायरेक्शन में। माइनस साइन क्या दिखाता है कि ये कौन से एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अगर मान लो ये माइनस साइन है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्लस एक्स एक्सिस में रे का ट्रेवल हो रहा है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये इक्वेशन होती y इक्वल ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब है अब जो तुम्हारी वेव है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो मतलब माइनस डायरेक्शन में वेव है, अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है तो मतलब जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड है भाई, पार्टिकल का। ये जो इक्वेशन है इसमें y भी क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कि जो पार्टिकल है जब भी वेव मूव करेगी तो पार्टिकल कितना मैक्सिमम मूव करेगा, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। कि पार्टिकल मैक्सिमम कितना अपनी पोजीशन से ऊपर या नीचे जा रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की क्या होती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैम वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की। हाँ अभी वहीं पे आ रही हूँ। ए क्या है, ए है एम्पलीट्यूड। तो ए एम्पलीट्यूड भी किसका है, पार्टिकल का। कि पार्टिकल पार्टिकल अपनी पोजीशन से कितना ऊपर नीचे मूव करेगा। अब वाई भी क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। कि मान लो मुझे कैसे निकालना है, किसी भी टी समय पे, मान लो वेव को चले हुए टी टाइम हो गया, तो मुझे किसी भी टी समय पर एक्स पोजीशन पे, मतलब एक्स पोजीशन मतलब भाई मान लो यहाँ से जो पोजीशन है एक्स है, x1 है, x2 है, किसी एक्स पोजीशन पर टी समय पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो कितने समय पर कौन सी डिस्टेंस का पार्टिकल किस जगह पर है उसका डिस्प्लेसमेंट बताती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो y क्या है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है किसी t समय पर और कितने दूरी पर, x दूरी पर। ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रही है इस इक्वेशन से। ठीक है, ये इक्वेशन का मतलब होता है ये। पता था आज से पहले ये इक्वेशन y क्या है। हाँ, तो जिसे पता था वेरी गुड, जिन्हें कंफ्यूजन थी तो वो वेरी, उन्हें भी आज क्लियर हो गई है। तो y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जब वेव्स की बात करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो बस क्या क्या मूव करता है, डायरेक्शन वेव मूव करती है, कोई भी मीडियम जब चेंज होता है ये बताया है। अब इक्वेशंस ऑफ ट्रेवलिंग वेव ये भी हमने देख ली है। माइनस ओमेगा टी मतलब प्लस डायरेक्शन में है, प्लस ओमेगा टी मतलब जो ट्रेवल कर रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। पैरामीटर ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स की मतलब जब वेव ट्रेवल करती है तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस माइनस ओमेगा। ओमेगा टी। अब इसमें k क्या है, k होता है वेव नंबर।
वेव नंबर को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा। के को क्या लिखा है, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2 पाई बाय लैम्डा। अब क्या बचा, ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। टी। अब 2 पाई बाय टी, टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। किस चीज का टाइम पीरियड है ये, वेव। हाँ ये वेव का कंप्लीट टाइम पीरियड है। ये एक वेव जो है कंप्लीट कितना टाइम ले रही है अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। अब v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, कि वेव की वेलोसिटी कितनी है। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये वेव है, ये वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब ये लैम्डा क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट का डिफरेंस लैम्डा है। अब ये लैम्डा का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, मान लो कि मेरी जो वेव है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, वेव जो है v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, यहाँ पे लिख दो, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो ये वेव है t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वही क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी यानी वेव की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस तुम्हारी वेव ट्रेवल कर रही है, वही क्या है, लैम्डा है। अब वेव की वेलोसिटी को कैसे बताएंगे कि भाई वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, किससे, ओमेगा बाय के। तो ओमेगा बाय के क्या होता है भाई, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेव। फॉर्मूला है ये, ओमेगा बाय के, वेव की वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। अब ये तो वेव की वेलोसिटी हो गई। अब ये जो पार्टिकल्स हैं भाई, जब वेव मूव करके जाएगी तो ये तो पार्टिकल का, ये तो पार्टिकल का ग्राफ है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जो है अ, ये कितना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, पार्टिकल भी तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या रहेगी पार्टिकल की, तो ये कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो ये इक्वेशन से आई है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला है माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, कैसे निकाला है, देखो हमारे पास y थी a साइन के के एक्स माइनस माइनस ओमेगा, ओमेगा टी। y था डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यस क्या मैम। निकालना है, वेलोसिटी इस पार्टिकल की क्या होगी, तो मैं क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, डेल वाई बाय डेल टी। यस तो मैम। a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ आ गया a ओमेगा। अभी इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो देखो कैसे लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल टी को, और डेल वाई बाय डेल टी। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, अगर मुझे इक्वेट करके लिखना है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी माइनस v ऑफ वेव, यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। मतलब मैंने टी की टर्म्स में किया है, टी की टर्म्स में भी लेके आ सकते हो, एक तो फॉर्मूला है डेरिवेटिव करके ले आओ, ये वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला। दूसरा अगर वेव वेलोसिटी के लिए निकालना हो तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। मैम वेव इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने वेव की वेलोसिटी वो नेगेटिव क्यों ली है? कहाँ पर, ये तो जब तुम डेल वाई बाय डेल एक्स निकालोगी ना तो वो इस तरीके से आएगा कि माइनस साइन लग जाएगा, हमने नहीं लिए। जैसे मैं वाई को ओके। डेल वाई बाय डेल एक्स से करती हूँ डिफरेंशिएट, ठीक है। देखो तो ये कितना बनेगा, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये क्या है के, तो ये ले लिया, ठीक है। तो डेल वाई बाय डेल एक्स है ये। तो पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे लिखना है, वेलोसिटी ऑफ वेव और इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होता है, ओमेगा बाय के। के। तो ओमेगा बाय के होगा, और डेल वाई बाय डेल एक्स। तो इसको जब तुम इस तरीके से बनाना चाहोगे ना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से आएगी कि हमें नेगेटिव साइन वहां पे इक्वेट करना पड़ जाएगा। तो ये बस बैलेंसिंग करी हुई है वेलोसिटी ऑफ ओके पार्टिकल। मैम। तो देख लो तुम, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा बाय के लिखती हूँ, के से के कट जाएगा। अगर मान लो मैं ये इक्वेशन बनाती हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ओमेगा बाय के लिखा, डेल वाई बाय डेल एक्स एज इट इज लिखा है, तो ये इक्वेशन क्या बनी, ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। जबकि मेरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, देखो डेल वाई बाय डेल टी, ये भी तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, टी। है ना। तो
तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय द फॉर्मूला और बाय डेरिवेशन। तो बाय डेरिवेशन डेल वाई बाय डेल टी, ये भी पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी डेल वाई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ वेव करके भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा टी करा है ना तो ओमेगा आएगा यहाँ पे हमने, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके बाद वेलोसिटी, अभी तो हमने वेलोसिटी सीख ली पार्टिकल की, कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो उस वेव की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे किसी भी स्ट्रिंग में अगर मान लो कोई भी, मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग लटकी हुई है, इस स्ट्रिंग की अगर ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे कोई वेव है, इसमें मान लो कोई वेव ट्रेवल कर रही है, मैंने यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर कोई एक पल्स यहाँ पे ड्रॉप कर दी और यहाँ तक उसको करके जाना है, तो वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी? तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग है तो टेंशन आता है, ठीक है, स्ट्रिंग है तो टेंशन का फोर्स आएगा ही आएगा। तो वेलोसिटी जब भी किसी भी ट्रांसवर्स वेव में निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है कि कितना वेव का वेलोसिटी है तो हम निकाल सकते हैं, टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए और म्यू मास पर यूनिट लेंथ पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टील की वायर है, देखो जिसके अंदर टेंशन 70 न्यूटन की दी हुई है, मास भी दिया हुआ है, तो पूछा है स्पीड निकालो कि इस वायर में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी होगी। तो टेंशन अपॉन म्यू, इसका रूट निकाल दो, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी किसकी, वेव की। तो ये वेव की स्पीड है ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स वेव की डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंशन अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, टेंशन अपॉन म्यू। उसके बाद देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि ए स्मॉल पल्स इज क्रिएटेड एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रिंग। मान लो किसी की कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के बॉटम पर मैं एक पल्स क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने पल्स क्रिएट करा दी। अब क्या बोल रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ न्यू है। अब जो ये वेव है ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करके जा रही है भाई, ऐसे करके ट्रेवल होके जाएगी, चली गई, ऐसे करके ट्रेवल होके पहुंच गई। अब बोल रहे हैं कि मान लो अगर इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो इसको कितना समय लगेगा ऊपर तक पहुंचने में इस वेव को, तो कितना समय लगेगा भाई, वही निकालना है। तो फॉर्मूला देखो मैं लगाती हूँ ये वाला फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एक्सिलरेशन टी स्क्वायर, मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ। डिस्टेंस मुझे पता है कि मुझे अपनी वेव को एल डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। इनिशियली भाई कोई भी नहीं था, मैंने किसी टी टाइम पर यहाँ पर पल्स को दिया, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी वेव की, इनिशियली वेव के पास कोई वेलोसिटी नहीं, प्लस हाफ। अब यहाँ पर बात हुई कि जो वेव है वो कितनी एक्सीलरेशन से ट्रेवल करेगी। यहाँ पर सारी बात ये है कि जो ये वेव है ये कितने एक्सीलरेशन से ट्रेवल करेगी, तो तुम्हें ये याद रखना है, वेव की जो एक्सीलरेशन यहाँ पर जब वेव एक्सीलरेट करेगी तो कितने एक्सीलरेशन से करेगी, g/2 से, कितने से करेगी, g/2 से एक्सीलरेट करेगी। ये है कि मान लो सिंपल लेंथ है कोई भी और उसमें अगर आप वेव देते हो तो वो कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगी, तो g/2 से। ऐसे ही सिमिलरली ऊपर जनरेट करते तो नीचे आती तो कितने से आती, g/2 से। तो एक्सीलरेशन की जगह देखो यहाँ पर g/2 रखती हूँ मैं वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 4 उधर ले जाओ, √4L/g, तो 4 बाहर ले लोगे 2L, 2 बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है कि पल्स की वजह से, मतलब किसी भी वेव को अगर लेंथ एल से अगर ऊपर या नीचे मूव कराएंगे तो एक्सीलरेशन g/2 रहेगी। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, वेव की इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखो वेव की इंटेंसिटी क्या, इंटेंसिटी का ही मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की अगर इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो उसका अर्थ क्या है। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब एक सेकंड एरिया, एक अगर मान लो मैं छोटा सा एरिया कट करती हूँ तो उस एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है एक सेकंड में,
मान लो एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मान लो मेरे पास ये इतना सारा एरिया है, ठीक है। अब मैं इसका कोई यूनिट एरिया कट करती हूँ, इतना सा, ये मैंने इतना सा इसका यूनिट एरिया कट कर लिया। अब मैं देखती हूँ कि इस यूनिट एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस करके जा रहा है, वही क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी। डेंसिटी तो यानी कितना एनर्जी क्रॉस करके जा रहा है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, वो मेरा बन गया इंटेंसिटी। अब यहां से देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। तो इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन एरिया, ये भी याद रखो। अब पावर किसके बराबर हो गई, आई ए के, ये चीज। तो इंटेंसिटी अपॉन टाइम होता है, सॉरी एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, एरिया एज इट इज, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, और एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, देखो क्या, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो एरिया के है, डायरेक्टली में जब तुम डेंसिटी की टर्म में निकालोगे तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा, इंटेंसिटी जो है हमारे एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, वही ओमेगा जो जिससे टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। रो क्या है, डेंसिटी, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। डेंसिटी, वेलोसिटी, वी वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला है ये, तो ये जरूर याद रहना चाहिए, इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वेव ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करे होंगे, आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास आता है वेव का रिफ्लेक्शन, कि मतलब वेव है कोई भी, अगर वो वेव ट्रेवल कर रही है, जैसे यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव कभी किसी ना किसी पॉइंट से हमेशा स्ट्राइक करेगी। मान लो वेव जब स्ट्राइक कर रही है किसी ऐसे पॉइंट से जो कैसा पॉइंट है, हार्ड बाउंड्री है या फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। वेव जो है किसी ऐसे पॉइंट से टकराई जिसका एंड फिक्स्ड है, एंड बाउंड्री कैसी है, हार्ड, रफ बाउंड्री है। अगर उससे तुम्हारी रेज जो है जब टकराती हैं तो हमेशा क्या होता है, मान लो तुम्हारी ये वेव आ रही है, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, ये स्पाइक होते हुए आएगी। अब जैसे ही ये हार्ड बाउंड्री से टकराएगी, यहाँ पर फेस चेंज हो जाता है पाई का फेस चेंज हो गया, यानी 180 डिग्री का फेस चेंज। 180 डिग्री का फेस चेंज मतलब यहाँ से जब वेव वापस रिफ्लेक्ट होगी जब वेव, तो कितने डिग्री पे होके जाएगी, 80 डिग्री पे। तो अब यहाँ पर नीचे से वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी वेव रिफ्लेक्ट होती है किसी भी हार्ड बाउंड्री से, तो रिफ्लेक्शन में पाई डिग्री का फेस चेंज आ जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये वेव इस बाउंड्री से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती है बट आगे ट्रांसमिट कर जाती है, तो ट्रांसमिशन के केस में कोई भी फेस चेंज, ट्रांसमिशन में नो फेस चेंज, ओके। तो चाहे ओके मैम। वेव जब ट्रांसमिट करेगी तो कितनी कैसी भी बाउंड्री से टकरा ले कोई फेस चेंज नहीं आएगा, बट जब रिफ्लेक्शन करेगी तो रिफ्लेक्शन में फाई का फेस चेंज हो जाएगा। फाई क्या है, फेस चेंज, यानी डिग्रीज में। तो ये देखो 180 डिग्री का चेंज हो गया रिफ्लेक्शन में। बट जब भी वेव जो है फ्री बाउंड्री से टकराएगी, तो फ्री बाउंड्री से टकराने के बाद कोई भी फेस चेंज नहीं आएगा, वेव जैसी गई थी वैसे ही उठ के वापस आ जाएगी। तो यही है यहाँ पर देखो, फिक्स्ड एंड और फ्री एंड। तो फ्री एंड को बोलते हैं सॉफ्ट बाउंड्री। तो सॉफ्ट बाउंड्री मतलब तुम्हारी वेव कैसे मीडियम से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। देखो ये जो बाउंड्री है कोई ऐसा नहीं है कि दीवार अड़ा दी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दीवार आ गई हो। या और फिजिक्स के टर्म्स में क्या समझते हैं कि जो तुम्हारी वेव है एकदम से एयर से वाटर में चली गई, तो डेंसिटी मीडियम कैसा हो गया, डेंसर मीडियम। तो जब भी डेंसर। डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होगी तो 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सीधी चली जा पास कर गई पानी के अंदर, तो कोई फेस चेंज नहीं होगा। या फिर और कैसे समझो, अब फ्री एंड का कैसे समझोगी कि जो रे है वो पानी से एयर में आ रही है, पानी से एयर में, तो एयर रेयर मीडियम है, तो यानी वो फ्री बाउंड्री सॉफ्ट बाउंड्री हो गई। तो सॉफ्ट बाउंड्री में जब रिफ्लेक्शन होगा तो कोई भी फेस चेंज नहीं होगा। तो फेस चेंज एक ही कंडीशन में होगा, जब रिफ्लेक्शन डेंसर बाउंड्री से हो जाएगा।
तो एक सेकेंड, अब ये तो बात करी फेज डिफरेंस की, अब पाथ डिफरेंस की भी बात कर लें। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी को मालूम हो तो देखो, पाथ डिफरेंस और एक होता है फेज डिफरेंस। ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है तुमने, पाथ डिफरेंस, वेव डिफरेंस, बोलो। जब जब पाथ डिफरेंस होगा तब तब फेज डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। पाथ यस मैम। डिफरेंस कैन क्रिएट फेज डिफरेंस। तो अब देखो क्या फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, फाई फेज डिफरेंस है, कैसे रिलेट करते हैं, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, मतलब कोई भी दो रेज हैं, सॉरी वेव्स हैं, कोई भी दो वेव ट्रेवल कर रही हैं। अब अगर इसको पहुंचना है सी तक जो कि यहाँ है, और इसको पहुंचना है बहुत दूर सी तक जो कि बहुत दूर है, दोनों के बीच में पाथ में डिफरेंस आ गया। तो पाथ में डिफरेंस आएगा तो किसमें चेंज आ जाएगा, फेस में। तो कितने से चेंज आएगा, फाई इज द फेस चेंज, यस मैम। और लैम्डा डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ लो कि जब भी अगर मेरे पास लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है, कितने का, 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है, तो 2 पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, 2 पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अगर मुझे कितने डिग्री का निकालना है, मान लो पर यूनिट का निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/लैम्डा इंटू फिर उससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेल एक्स। तो ये क्या हो गया, डेल एक्स का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। ये डेल एक्स का फेज डिफरेंस है। तो 2 पाई फेज डिफरेंस कब चेंज होगा, जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा, दो वेव्स के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो फेज चेंज हो गया 2 पाई का। अब मुझे किसी डेल एक्स पे निकालना है भाई, पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा का नहीं होगा, किसी डेल एक्स का है, तो मैंने पर यूनिट का निकाल लिया। पर यूनिट का कितना आया, 2 पाई/लैम्डा। तो यानी पर यूनिट का आएगा 2 पाई/लैम्डा। अब किसी डेल एक्स का निकालना है तो किसी डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उस टाइम का फेस आ गया फाई। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो अभी हमारा कितने का फेस आया था, पाई का निकालना है, तो कितने का, देखो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितने का आया, पाई से पाई कट गया, तो डेल एक्स कितना आ गया, लैम्डा/2। लैम्डा यहाँ चला गया, 2 नीचे आ गया। तो यानी यहाँ पे यही लिखा है, तो वेव जब रिफ्लेक्ट होके फेज डिफरेंस बनाएगी पाई का, तो पाथ कितने का डिफरेंस आ गया, लैम्डा/2 का। ठीक है, बोलो, लैम्डा/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। अब ट्रांसमिशन ऑफ वेव, तो ट्रांसमिशन में वही है कि वेव चाहे किसी भी मीडियम में चली जाए, कैसे भी चली जाए, अगर ट्रांसमिट हो गई तो कोई भी वेव में फेस का चेंज नहीं आएगा। तो फेस का चेंज कब आएगा, जब वेव सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर, क्लियर। यस मैम। हाँ, यस मैम। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो तुम्हारी जो साउंड वेव है ये कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस है भाई, ट्रांसवर्स में जब वेव ट्रेवल कर रही थी तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे थे, परपेंडिकुलरली। वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल जो है परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो ये थी ट्रांसवर्स। साउंड वेव्स में क्या होगा, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल भी कैसे ट्रेवल करेंगे, इसी डायरेक्शन में। इसीलिए लॉन्गिट्यूडनली बोला है। क्या बोला गया है, लॉन्गिट्यूडनली। तो लॉन्गिट्यूडनली। पार्टिकल जब यहाँ पर मोशन करते हैं तो कैसे मोशन करते हैं भाई, एक मीन पोजीशन के बाद, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल आगे चला गया, फिर इसके इधर चला गया, फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। ये कोई पार्टिकल है, ये आगे चला गया, फिर पीछे आ गया, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, ये मीन पोजीशन है। तो मतलब पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे, या फिर अगर तुम्हारी वेव जो है वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसके पार्टिकल भी वाई में ही ट्रेवल करेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको बोला लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, तो ये रहा। तो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, जब वेव ट्रेवल करती है, साउंड वेव ट्रेवल करती है, तो साउंड वेव कैसे ट्रेवल करेगी, थ्रो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। भाई ये तो 10th क्लास का 8th क्लास का टॉपिक है, साउंड वेव। डिप्रेशन। जब भी वेव ट्रेवल करती है तो हमारी किस तरीके से करती है, कंप्रेस होते हैं पार्टिकल और
रेयरिफाई हो जाते हैं। रेयर साइड। कंप्रेस का मतलब देखो, ये जहां पर मैंने लिखा हुआ है कंप्रेशन, वहां पर पार्टिकल पास पास में है, मतलब तुम बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब इस मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे आसपास जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अलोंग। तो पार्टिकल कुछ आगे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे पीछे आ रहे होंगे, तो कहीं पर क्या क्रिएट हो रहा होगा, कंप्रेशन क्रिएट हो रहा होगा। अब जहां पर पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं वहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, रेयरफेक्शन। मतलब कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास हो गए, पार्टिकल पास पास हो गए तो प्रेशर बढ़ गया और डेंसिटी भी बढ़ गई। देखो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना साउंड वेव की, तो प्रेशर और डेंसिटी दोनों चीजों की बात करते हैं। तो जब जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास आ गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और पार्टिकल पास पास आ गए तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूर दूर चले गए तो प्रेशर कम और डेंसिटी भी कम। तो यही है कि रेयर फैक्शन में दोनों चीजें कम हो जाती है, कंप्रेशन में प्रेशर और डेंसिटी दोनों बढ़ जाएगी, और इसी तुम्हारे तरीके से तुम्हारी वेव ट्रेवल करती रहेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल में देखो कंप्रेशन क्या है, जहां पर पार्टिकल पास पास आ गए जिसकी वजह से डेंसिटी और प्रेशर बढ़ गया। ऐसे ही रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, प्रेशर डेंसिटी कम हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो पार्टिकल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पार्टिकल की इक्वेशन तो अभी भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे जैसे उसकी लिखी थी ट्रेवलिंग वेव, y इक्वल्स टू वाई ए ए साइन। साइन हाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी। हाँ, तो ये हम वही लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लिखेंगे। बट याद रखना अब ये y क्या हो जाएगा, y तो सेम वही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। पार्टिकल। ये सर पार्टिकल। बट यहाँ पर जो पार्टिकल है अब की बार ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, वेव की डायरेक्शन में। अगर वेव की डायरेक्शन एस है, एक्स है, तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी एक्स ही रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है। बट हम क्या बता सकते हैं, मान लो जैसे ये वेव ट्रेवल कर रही है, मुझे एक्स दूरी के पार्टिकल यानी यहाँ से एक्स दूरी का पार्टिकल यानी ये टी टाइम में ये पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, मान लो मीन पोजीशन में ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो उस टी टाइम पर एक्स एक्स दूरी का जो पार्टिकल है या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पे होगा। तो ये वो पार्टिकल की पोजीशन बताएगी ये इक्वेशन भी। तो पार्टिकल की इक्वेशन सेम है, बट मैंने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल में प्रेशर की एक चीज ऐड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेशर का भी इक्वेशन आता है। तो प्रेशर का इक्वेशन क्या है, देखो चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू माइनस पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो डेल पी का वैल्यू क्या बना, माइनस पी नॉट, देखो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन प्रेशर, डेल पी क्यों लिखा हुआ है, देखो इस वाली इक्वेशन यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन। एक बात बताओ, मैं जब बोल रही हूँ तो सारे मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही ना। लेकिन जब पार्टिकल पास पास में आ गए तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसे क्या बोलेंगे, प्लस, मान लो वही प्रेशर पी, कोई प्रेशर है पी, वो एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, सभी पार्टिकल पर पी एटीएम तो लग ही रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट ये जब दूर दूर चले जाएंगे तो कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। मान लेते हैं वो प्रेशर कितना है, पी प्रेशर है। तो जो ये इक्वेशन बता रही है ये वही पार्टिकल वही नेचर बता रही है। मान लो ये रेयर फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा, पी एटीएम माइनस पी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर चेंज हो गया, तो यही क्या है, डेल पी। तो और ऐसे यहाँ पर जब पार्टिकल जब है पास पास आएंगे तो मैं क्या लिखूंगी, पी एटीएम प्लस पी, तो ये भी मेरा क्या है, डेल पी। अब डेल पी बच्चों क्या है कि प्रेशर में कितना चेंज आया, तो डेल पी कितना है, पी एटीएम माइनस प्रेशर का चेंज और इंक्रीज, तो ये वही डेल पी यहाँ पर बताएगा। कहाँ गया ये, ये इक्वेशन। अब इसमें पी नॉट क्या है, मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, पी नॉट मतलब प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, वही पी नॉट है। अब ये पी नॉट किसके बराबर होता है, बी ए के, किसके बराबर होगा, बी ए के, ये बच्चों बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस, के क्या है, कोफिशिएंट, ये वाला के वेव नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप पी नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो पी नॉट की देखो यही है, प्रेशर की भी वेव इक्वेशन ऐसी बनेगी,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसी बनी है। अब देखो इसको ग्राफ को ऐसे क्यों बनाया है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसे बनाया है और तुम्हारा इसका ग्राफ ऐसे बनाया है। देखो जब ये यहाँ पर है तो तुम्हारा इसका ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ से शुरू हुआ है, देखो यहाँ से, यानी माइनस बी ए के। अब ये देखो यहाँ पर पार्टिकल जीरो, यानी पार्टिकल का कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसका प्रेशर इतना है। अब देखो पार्टिकल की जब पोजीशन एक्सट्रीम पे पहुंचा पार्टिकल यहाँ पर, ये देखो ये ग्राफ है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तो तुम्हारा प्रेशर कैसे बढ़ रहा है आगे की तरफ, इस तरीके से। यानी ये प्रेशर, ये भी जो तुम्हारा प्रेशर है ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा आगे। तो यहाँ पहुंचा, अब देखो तुम्हारा पार्टिकल जो है वापस अपनी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जा रहा है, प्रेशर अभी भी मैक्सिमम की तरफ ही है। तो ये इस तरीके से तुम्हें अपना ग्राफ को स्टडी करना है। तो जब ए मैक्सिमम होगा तो ये कितने पे गया है, देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से इन दोनों, इनको एक बार कंपेयर करो, मैं तुम्हें कंपेयर करना सिखा रही हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो प्रेशर, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की और ये है प्रेशर की, दोनों में बस फर्क कितना है, कॉस का ग्राफ इसमें आया है प्रेशर में, और यहाँ पर ये जो प्रेशर है ये माइनस पी नॉट है। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर कितना है, देखो जीरो। भाई ये वाला यहाँ पर ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, जीरो प्रेशर। और पार्टिकल कहाँ पर है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है ना, पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है तो प्रेशर कितना बन गया, जीरो, कोई प्रेशर नहीं है। मतलब वो चेंज इन प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, डेल पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, हम चेंज इन प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही पार्टिकल तुम्हारा यहाँ, पार्टिकल तुम्हारा जब मीन पोजीशन पे यहाँ पे था, मीन पोजीशन पे, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो प्रेशर कितना हो गया, नेगेटिव में मैक्सिमम। यानी जब पार्टिकल की मीन पोजीशन पे है तो तुम्हारा प्रेशर कितना है, भाई मीन पोजीशन बोले तो एक्स क्या हो गई, जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो तुम्हारा प्रेशर का चेंज कितना है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये बता रही हूँ। और पार्टिकल जब x इक्वल्स टू मैक्सिमम पे है तो प्रेशर कितना है, चेंज इन प्रेशर जीरो, जीरो। तो ये चीज समझा रही हूँ कि जब जब तुम्हारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा प्रेशर जीरो है। ठीक है, अब ये नेगेटिव भी क्यों है, देखो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अब प्रेशर अब देखो जब तुम्हारा इसका देखते हैं पॉजिटिव का, यहाँ पर देखो जब तुम्हारा ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे है यहाँ पे पार्टिकल, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो यहाँ पर देखो प्रेशर फिर से जीरो हो गया इस पोजीशन पे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ से पार्टिकल देखो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये तो पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, अब प्रेशर अपनी पोजीशन को नेगेटिवली कर रहा है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो ये चीज याद रखो। इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला ये था, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला था इसको आप पी नॉट यानी प्रेशर के टर्म्स में भी याद रख सकते हो। तो प्रेशर के टर्म्स में ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला भी याद रख लो। अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड बताओ किस मीडियम में मैक्सिमम होती है, नहीं फ्लूइड्स में, गलत। रेयर मीडियम में। मैंने क्या बोला है कि साउंड, जब साउंड ट्रेवल करती है तो इसे क्या चाहिए होता है, मीडियम। मीडियम। मीडियम चाहिए होता है। अब एक बात बताओ, वैक्यूम में तो मीडियम होता ही नहीं, तो साउंड जीरो होती है। अब गैस में पार्टिकल दूर दूर है, मतलब मीडियम बहुत दूर दूर है, तो साउंड की स्पीड गैस में सबसे कम, क्योंकि भाई गैस में क्या है, एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल वहां, एक यहाँ, तो गैस में जो स्पीड है साउंड की वो सबसे कम होती है। सॉलिड में पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। भाई आप लोगों ने खेला होगा ना स्कूल में, जो टेबल वगैरह होती है उसको जब हम लोग बीट करते हैं तो कोई भी दूसरी जो एक दूसरे तरफ आप वो रख दो, क्या पेंसिल, तो वहां पर देखना, वहां पर जो वाइब्रेशंस है पेंसिल तक सबसे जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर सॉलिड है। तो सॉलिड में जो साउंड की वेव है वो बहुत जल्दी वो बहुत जल्दी ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये वही है कि सॉलिड में पार्टिकल पास पास हैं तो बहुत जल्दी ट्रेवल करके जाएगी, गैस में दूर दूर है तो सबसे धीरे।
और लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स सॉलिड से कम पास होते हैं और गैस से ज्यादा, तो सॉलिड में बीच की स्पीड रहती है। तो ये हो गई स्पीड ऑफ साउंड। तो बताओ कहाँ पर मैक्सिमम है? फ्लूइड, फ्लूइड, लो अभी भी फ्लूइड्स सॉलिड, सॉलिड में। समझा दिए तब भी कहने फ्लूइड्स। तो मतलब जहां पर पास पास पार्टिकल वहां पर स्पीड ज्यादा है साउंड की। तो सॉलिड में पार्टिकल पास पास है इसलिए वहां पर स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालें? तो देखो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दोनों चीजों के लिए आएगा, एक तो सॉलिड के लिए, फिर दूसरा होगा लिक्विड गैस। तो सॉलिड वाला पहले पढ़ो। सॉलिड के लिए फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे साउंड की स्पीड का? तो साउंड की स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला है गामा अपॉन क्यू। तो गामा क्या है? यंग्स मॉड्यूलस सॉलिड का। तो यस यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है मुझे बताओ? यंग्स मॉड्यूलस क्यों यूज करते हैं? यंग्स मॉड्यूलस कब यूज करते हैं? जब किसी भी कैसे चेंज आए? मैम लेंथ वाइज। लेंथ वाइज, वेरी गुड। जब लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेस हो, लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन हो, तब यंग्स मॉड्यूलस आता है। तो स्पीड ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड में वेव ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यंग्स मॉड्यूलस का। तो वेलोसिटी किसके बराबर है सॉलिड्स में? यंग्स मॉड्यूलस अपॉन रो। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी किस चीज की? मीडियम की। जिस मीडियम में तुम्हारी स्पीड, जो सॉरी साउंड है जो ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड है, उसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, तो रो इज द डेंसिटी। ठीक है, किस चीज की बताओ? मीडियम की। डेंसिटी किस चीज की हो सकती है भाई? वेव की तो डेंसिटी होगी नहीं। डेंसिटी किस चीज की होती है? किसी भी मीडियम की। तो उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है वो, और उस मीडियम का यंग्स मॉड्यूलस कितना है वो, उन दोनों को डिवाइड कर दो, सॉलिड की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड और गैस में। तो लिक्विड और गैस में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड और गैस में क्या फॉर्मूला है? देखो लिक्विड और गैस में यूज करते हैं बल्क मॉड्यूलस का। मैंने तुम्हें क्या बताया था? गैस या तो गैस का क्या होता है, या तो वॉल्यूमेट्रिकली एक्सपेंड होती है या वॉल्यूमेट्रिकली कंप्रेस। कंप्रेशन, तो यहाँ पर जब भी वॉल्यूम में हम बात करते हैं तो कौन सा मॉड्यूलस यूज करते हैं? बल्क मॉड्यूलस। बल्क तो मॉड्यूलस। इसीलिए लिक्विड और गैस में बल्क मॉड्यूलस का यूज किया है और सॉलिड में यंग्स का। तो यहाँ पर लिक्विड और गैस में बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी किस चीज की है? मीडियम की, याद रखना। तो ये हो गया। अब देखो ये तो बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्म में हो गए। अब गैस तो हमारे पास हमने थर्मो तो पढ़ ली है। थर्मो में हमारे पास गैस की बहुत सारी इक्वेशन है, आइडियल गैस की, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो वहां से हम लोग बल्क मॉड्यूलस का निकालेंगे कि बल्क मॉड्यूलस को हम लोग कैसे बराबर कर सकते हैं। तो देखो बल्क मॉड्यूलस क्या है, यहाँ से देखते हैं। बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर हो जाएगा? अब एक यहाँ पर ना एक स्टोरी आती है। क्या स्टोरी आती है कि जब ट्रेवल करती है स्पीड, मतलब साउंड जब ट्रेवल करती है तो कौन सा फिनोमिना है वो? वही जब मैं बोल रही हूँ तो ये कौन सा फिनोमिना है बताओ? मैं बोल रही हूँ तो ये कौन से फिनोमिना है? एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है? तो न्यूटन ने बोला कि जब हम स्पीड जब ट्रेवल करती है, साउंड जब ट्रेवल करती है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये बोला उसने, न्यूटन ने। तो उन्होंने बोला कि जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उन्होंने बोला कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के बराबर होता है। यहाँ से एक सवाल ये भी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बताओ? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इन्होंने बोला कि जब साउंड ट्रेवल करेगी तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल क्या होता है बताओ जरा? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब पीवी इक्वल्स टू है ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को बल्क मॉड्यूलस से निकालो कि बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर बनेगा। तो इसको जब करोगे पीडीवी प्लस, देखो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कर दिया। ओके, अब बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है कोई बताओ? चेंज इन प्रेशर माइनस अपॉन डेल वी अपॉन वी, है ना? यस यही मैम। बल्क मॉडुलस है। तो अब देखो इसको डेरिवेट, अब इनको इक्वेट कर लो, पीडीवी इक्वल्स टू माइनस वीडीपी। ठीक है,
अब देखो ऊपर क्या चाहिए, मुझे डीपी चाहिए, तो मैं इसको अब प्रेशर इक्वल्स टू डीपी यहाँ पे रखते हैं। अब डीवी को मैं इसके नीचे, देखो माइनस बी, डीपी को मैं इसके नीचे ले आई, प्रेशर इक्वल्स टू माइनस डीपी। अब ये क्या है, सॉरी ये डीवी है, देखो ये डीवी है, मैं इसको नीचे डिवाइड में ले आई। अब ये डीवी को यहाँ रखते हैं, भाई वी को मैं इसके नीचे ले जाऊं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, डीवी अपॉन वी। तो ये क्या हो गया, देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे देखो बल्क मॉडुलस का। तो ये बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, प्रेशर के। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया बच्चों, प्रेशर के प्रेशर बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखो मैंने बल्क मॉडुलस को किसके रिप्लेस कर दिया, प्रेशर से। पीस पर जब मैंने प्रेशर की वैल्यू रखी, प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू रखी, डेंसिटी एयर की, तो एयर की डेंसिटी रखी। तो मैंने देखा जो वेलोसिटी आई एयर की, गैस में यानी एयर में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यही तो फाइंड करना था। तो एयर की डेंसिटी लिख दी और प्रेशर लिख दिया। तो देखा गया ये स्पीड आई बच्चों कुछ 279 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आती है 279 मीटर पर सेकेंड। बट जब मैं हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया वो स्पीड आती है 336 मीटर पर सेकेंड। मतलब थ्योरी और एक्सपेरिमेंट एक साथ मैच नहीं बैठा रहे थे। तो इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट तो गलत हो ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट तो ठीक थे, मतलब थ्योरी में कहीं गड़बड़ हो रही है। तो थ्योरी में क्या गड़बड़ हो रही है, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस जो माना था, ये आइसोथर्मल प्रोसेस गलत था। मतलब कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं जबकि एडियाबेटिक होता है, जिसे हम बोलते हैं लैपलेस करेक्शन। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आइस जो ये ट्रेवल कर रही है स्पीड आइसोथर्मल प्रोसेस से नहीं कर रही, ये किस प्रोसेस से ट्रेवल कर रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस से ट्रेवल कर रही है। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस किसके बराबर, देखो एडियाबैटिक क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वहां पे एक फैक्टर है गामा का। आइसोथर्मल में प्रेशर बल्क मॉडुलस के बराबर था, और यहाँ पर बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा गामा, तो गामा पी के। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस से बीटा को गामा पी लिखा तो अब ये फॉर्मूला सही हुआ। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हो गए, वेलोसिटी के साउंड उसमें गैस में और लिक्विड में। एक तो ये प्रेशर, एक तो क्या था, सॉरी बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, और ये बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन डेंसिटी। तो ये फॉर्मूले हैं दो, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना, ये किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के और गैस के। तो लिक्विड और गैस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, और सॉलिड के लिए क्या लगाना है बच्चों, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो यंग्स मॉडुलस, सॉलिड के लिए एक ही फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस का, बट आप गैस में यूज कर सकते हो क्योंकि बल्क मॉडुलस चेंज हो गया गामा प्रेशर में। तो जब वैल्यूज को सेम करते हैं तो मैच कर जाती है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ, ठीक है, गामा टाइम से। अब एक चीज देखो, गामा प्रेशर क्या फॉर्मूला लिखा हमने, ये वेलोसिटी किसके बराबर आई, गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी अच्छा गामा क्या है बच्चों, वेवलेंथ है गामा क्या है, गामा क्या है यहाँ पे, अरे तो बताओ गामा है क्या, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट में गामा क्या है, गामा किसके बराबर होता है, बोलिए भाई, गामा बता दो कोई, गामा क्या होता है, गामा ही नहीं पता, गामा क्या था, सीपी बाय सीवी, यस मैम और एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। अगर एडियाबेटिक, एक बात बताओ, गामा आइसोथर्मल में तो नहीं आया, वहां तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, एडियाबेटिक में ही आया है, तो मतलब ये क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा।
गामा क्या एडियाबेटिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, सीपी बाय सीवी। डिग्री ऑफ फ्रीडम में गामा किसके बराबर होता है, 1+2/f। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये प्रेशर किस, ये बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, गामा प्रेशर के। तो गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो ये डेंसिटी, अब देखो ये डेंसिटी है, ये प्रेशर है। अब हमारे पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब इस प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हो, गिवन वेट गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, आरटी अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी। और ये है ना, देखो यहाँ पे ये प्रेशर ही तो है, ये प्रेशर को यहाँ पे गिवन, ये मास अपॉन एम नॉट इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम हो गया मेरा डेंसिटी, और बाकी की टर्म क्या हो गई, प्रेशर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा एज इट इज, प्रेशर की जगह क्या लिख दिया, आर टी एम नॉट। ठीक है, आर टी एम नॉट। तो ये देखो आर टी अपॉन एम नॉट, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इंटू डेंसिटी। तो अब देखो यहाँ पे लिख दो प्रेशर की जगह गामा आर टी डेंसिटी अपॉन एम नॉट, एक डेंसिटी और डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, गामा आर टी बाय एम नॉट। तो एम नॉट इज द मोलर मास, टी इज द टेम्परेचर, गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले आ गए हैं, किस चीज के, 3 फॉर्मूले किस चीज के हैं। अब यहाँ पे एक बार वो कंक्लूड कर देते हैं। वेलोसिटी इन ऑफ साउंड इन सॉलिड क्या है भाई, कितनी है, गामा अपॉन डेंसिटी, गामा बल्क मॉडुलस। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस के लिए कॉमन, लिक्विड और गैस के लिए क्या कॉमन है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी। ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए याद रखना। और सिर्फ गैस के लिए क्या बनता है, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन डेंसिटी। और इसको क्या लिखा है अभी हमने, गामा आर टी अपॉन एम। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ साउंड है हर मीडियम में, याद रखना। तो ये जो आरटी वाला फॉर्मूला है ये गैस गैस के लिए है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखो दो चीज आती है, पिच और लाउडनेस। ठीक है, अब लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं, हमेशा याद रखना, लाउडनेस का जो वो होता है रिलेशन, वो होता है इंटेंसिटी से। लाउडनेस को इंटेंसिटी से देखते हैं। तो लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल। और लाउडनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 10 log बेस आई बाय आई नॉट। आई नॉट क्या है, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, मतलब मिनिमम हम कितनी इंटेंसिटी सुन सकते हैं, अगर उससे मिनिमम हो जाएगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो कितना इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, 10⁻⁻12, इतना हम लोग सुन सकते हैं, 10⁻⁻12 हम सुन सकते हैं मिनिमम। ठीक है, पिच को किससे रिलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। पिच को रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी से, मतलब जितनी ज्यादा पिच रहेगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी पिच कम। ठीक है, तो पिच और फ्रीक्वेंसी को एक इस तरीके से रिलेट करते हैं। अच्छा, अब एक बात होती है कि हम लोग जो आवाज में फर्क पहचानते हैं, जैसे मैं, मेरी आवाज अलग है, तुम बोल रहे हो तुम्हारी आवाज अलग है, तुम्हारी मम्मी बोलती है तुम्हारी मम्मी की आवाज अलग होती है, पापा बोलते हैं तुम्हारे पापा की आवाज अलग होती है। तो आवाज को पहचानने को क्या बोलते हैं, क्वालिटी। क्या बोलते हैं, क्वालिटी। तो आवाज को एक, अगर दो आवाजों में डिफरेंस पहचानना है तो उस टर्म को हम लोग यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ वॉइस। तो वहां से हम लोग उस चीज को पहचानते हैं। तो आज के लेक्चर को रिवाइज कर लेना, 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स को कहाँ से कंप्लीट करोगे, कहाँ से भाई, शॉर्ट नोट से। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। हम्म, नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस गामा नहीं होता कार्तिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं। रिवीजन करो, रिवीजन।